हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, इस हफ्ते बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में क्या हुआ है उसको हमें कवर करना है। 19 जून से 25 जून की जितनी भी न्यूज़ है उसको हम कवर कर रहे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ऐप के बारे में बता दूं। ऐप के ऊपर कोर्सेज चल रहे हैं बहुत सारे, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट हैं। एक कोर्स चल रहा है एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमी सब कुछ कवर करवाया जा रहा है बहुत डिटेल में। ये पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है, और इसकी बाकी डिटेल आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एक कोर्स चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का और एक कोर्स चल रहा है एसएससी पॉलिटी का। दोनों ही कोर्सेज को मैं करवा रही हूँ, बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक का। आप सिलेबस या कंटेंट पहले ही देख सकते हैं कोर्स खरीदने से पहले कि हम इसमें क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक है। तो तीनों ही कोर्सेज पे अगर 10% की आपको छूट चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। अब देखते हैं आज न्यूज में क्या क्या है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक्टिव मनी नाम का फीचर लॉन्च कर दिया है। जानेंगे क्या है ये एक्टिव मनी। उसके बाद आरबीआई ने सर्वे किया है कॉन्फिडेंस को लेके, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया है, जिसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स और करंट सिचुएशन इंडेक्स को जारी किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने कोहिमा में अपना एक सब ऑफिस ओपन किया है ताकि नॉर्थ ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सके। देन G20 की फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चेन्नई के अंदर हुई है। किन किन चीजों पे डिस्कशन हुआ है उसको देखेंगे। उसके बाद सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर यानी OBPP के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जारी किए हैं। हमें जानना होगा ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, ठीक है। सेबी के बारे में मैंने इसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाली क्योंकि हम लगातार इतने हफ्ते से बार बार सेबी को पढ़ते आ रहे हैं। हर हफ्ते सेबी की कुछ ना कुछ न्यूज जो है वो आ ही रही है। उसके बाद यूनियन बैंक ने 4 डिपॉजिट स्कीम्स जो है वो लॉन्च की है, विमेन के लिए, पेंशनर्स के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। देन उसके बाद एनएससी ने इंटरनेशनल एक्सचेंज अनवील किया है एक न्यू आइडेंटिटी गिफ्ट निफ्टी के लिए। गिफ्ट निफ्टी के लिए एक न्यू आइडेंटिटी जो है वो लॉन्च की है। SGX सिंगापुर का एक स्टॉक था जो यूं का यूं शिफ्ट हो गया है गिफ्ट निफ्टी में। क्या है वो, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आरबीआई ने 4 डेज के लिए वेरिएबल रेट पर रेपो ऑक्शन यानी कि नीलामी शुरू की है। 75,000 करोड़ बैंक्स को कह रहा है कि अगर आपको लेने हैं रेपो रेट पे तो आप लोग ले सकते हो। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी आज की न्यूज थी। एक एक करके सबको पढ़ते हैं कि किसके अंदर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज जो है वो है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्टिव मनी फीचर जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। क्या है ये एक्टिव मनी फीचर, उसको देखो। कोटक महिंद्रा बैंक क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो इस एक्टिव मनी फीचर को सेलेक्ट करते हैं, जो सेविंग अकाउंट होल्डर है जो इस फीचर को सेलेक्ट करते हैं, तो 10,000 प्लस आपके अकाउंट में पैसे होते ही, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 12,000 रुपए हो गए, तो 10,000 से ज्यादा जितने भी रुपए हो गए, कितने 2,000 हो गए सरप्लस, इन रुपए की FD हो जाएगी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 180 डेज के लिए। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 10,000 प्लस जब भी हो जाएंगे, जितने भी रुपए होंगे वो इस FD सेक्शन में चले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्वाइप अकाउंट होता है, ऐसे ही ये अकाउंट खुल गया है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपको कभी भी रुपए निकलवाने हो तो आप निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। FD किसी भी वक्त आपकी टूट सकती है, कोई भी इशू नहीं है, ना ही उसमें कोई चार्ज लगेगा, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट आपका हो जाएगा 180 डेज के लिए, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ये है ये फीचर, एक्टिव मनी फीचर, ठीक है। एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी स्लाइड क्या कहती है। ये कहता है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने ये लॉन्च किया है, ये फीचर, एक्टिव मनी का फीचर लॉन्च किया है। इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम। विड्रॉल पे कोई भी चार्ज आपका नहीं कटेगा। अगर आप बीच में पैसा निकलवाते हो तो कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। इसमें क्या कह रहा है कि 10,000 के मल्टीपल में जितना भी आपका पैसा है, 10,000 के मल्टीपल में, ऐसा नहीं है 2,000, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, 10,000 के मल्टीपल में। भाई मान लीजिए मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए FD में चले जाएंगे और 10,000 मेरे अकाउंट के बेसिक में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो 10,000 के मल्टीपल में आपके पैसे FD हो जाएंगे 180 डेज के लिए, इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम के हिसाब से। अगर कस्टमर चाहता है इस फंड को यूज करना तो पूरे का पूरा बैलेंस कभी भी वो इंस्टेंटली प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है, ठीक है। जितना भी एक्सेस फंड होगा वो अपने आप थ्रेशोल्ड अमाउंट छोड़ के अपने आप वो सारा फंड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। तो ये है एक्टिव मनी के फीचर्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया।
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ इसके उदय कोटक है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, इनको याद रखना, बैंकिंग में काम आती है। उसके बाद आरबीआई ने सर्वे किया कॉन्फिडेंस को देखने के लिए कि कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस क्या है, इन्फ्लेशन परसेप्शन को लेके कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस क्या है। तो आरबीआई ने सर्वे किया है इन्फ्लेशन परसेप्शन को ईज करने के लिए और कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है वो इंप्रूवमेंट को शो कर रहा है दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स और करंट सिचुएशन इंडेक्स, दोनों के अंदर ही कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई है। कितनी इंप्रूवमेंट दिखाई है उसको देखिए। ये कहता है कि करंट सिचुएशन इंडेक्स में 1.5 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में 0.80 पॉइंट्स का जो है वो इंप्रूवमेंट है। हाउसहोल्ड्स का जो इन्फ्लेशन है वो जो है 10 बेसिस पॉइंट से यानी 8.8% से इंक्रीज हुआ है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन फॉर बोथ 3 months एंड 1 year वो भी बढ़ा है। इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन 10.1% और 10.4% से। ठीक है, और जो अलग अलग कैटेगरीज हैं सबके अंदर हर पर्सन का परसेप्शन का सर्वे किया गया है जिसमें जो कंज्यूमर है वो काफी कॉन्फिडेंट देखने को मिले हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये भी इंक्रीज हुआ है 6.8% से, ऐसा कहा जा रहा है 25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.4% हो जाएगा ये, यानी आपका कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रहा है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, 2.9% था पहले, अभी 4%। जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है वो डिक्रीज हो रहा है 2.9% से, और इंपोर्ट जो है वो 4% से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम यूएस डॉलर्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, एक्सपोर्ट को इंक्रीज होने की आशंका है 8.3% से, और इंपोर्ट 7.8% से इंक्रीज होगा फाइनेंशियल ईयर 25 में। ये फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कह रहा है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कहा है कि 1.5% ऑफ जीडीपी का 1.5% करंट अकाउंट डेफिसिट होगा फाइनेंशियल ईयर 24 में, और 1.6% हो जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर 25 में। मतलब दिस इज नॉट अ गुड सिंबल। करंट अकाउंट डेफिसिट हमको कम करना है पर ये अगले साल बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करने वाले हैं, एक्सपोर्ट कम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरबीआई ने कोहिमा में अपना एक सब ऑफिस ओपन कर दिया है। कैपिटल ऑफ नागालैंड है कोहिमा, सबको पता है। एम क्या है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आरबीआई अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। और साथ ही में अनाउंस कर दिया कि ईटानगर के अंदर भी हम अपना एक ऑफिस खोलने वाले हैं जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अभी जो अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों के लिए जो ऑफिस है वो कहीं और है, जैसे ही इनका खुद का ऑफिस बन जाएगा ईटानगर में तो सारा काम वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जो कोहिमा का सब ऑफिस है उसको डिप्यूटी गवर्नर माइकल देबब्राता ने इसको इनॉग्रेट किया है। आरबीआई असम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इन जगह नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रेजेंट है। आरबीआई का जो गुवाहाटी ऑफिस है वो अभी भी अरुणाचल प्रदेश को सर्व कर रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का खुद का ऑफिस नहीं है। जब ईटानगर में इसका ऑफिस बन जाएगा तो गुवाहाटी के अंदर से आरबीआई वाला, अरुणाचल प्रदेश का आरबीआई वाला काम हट जाएगा। ठीक है, जो जनरल मैनेजर होंगे इस न्यूली इनॉग्रेटेड यानी कोहिमा वाले सब ऑफिस के जो जनरल मैनेजर होंगे उनका नाम है क्या, पारेश चौहान। ठीक है, पारेश चौहान उनका नाम होगा। अगली न्यूज है, थर्ड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है चेन्नई के अंदर। ये तीसरी मीटिंग हुई है फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जिसके अंदर लगभग 100 डेलीगेट्स अलग अलग G20 कंट्रीज से इनवाइट हुए हैं, 100 डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, G20 में 19+1 नेशन है, एक यूरोपियन यूनियन है और 19 अलग देश है। डिस्कशन किस किस चीज पे हुई है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, मतलब इतना ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट कितना बुरी तरीके से प्रभावित हो रखा है। कहीं पे बाढ़ है तो कहीं पे बिल्कुल इतनी आग पड़ रही है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, या मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अंदर इतनी गर्म लू है कि सैकड़ों लोगों की रोजाना मृत्यु हो रही है। और एक तरफ अगर आप राजस्थान में देखोगे तो बाढ़ है, साउथ इंडिया में चले जाओगे तो बाढ़ आई हुई है। तो कहीं पे बारिश है ही नहीं, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा। इसकी वजह इंसान खुद है। क्लाइमेट बिल्कुल बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है लोगों ने। तो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए कुछ फंड मोबिलाइज करेंगे, ये डिस्कशन हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे फोकस करेंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, ट्रांजिशन एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे, नेचर रिलेटेड डाटा के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए सारा डिस्कशन इस मीटिंग के अंदर हुआ है।
इसके अंदर वॉलेंट्री रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, मतलब ये रिकमेंड तो करते हैं, आपकी मर्जी है आप उनको मानो या ना मानो। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है G20 के बारे में। G20 क्या है? एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसके मेंबर हैं। G20 मेंबर्स के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है इसका हिस्सा है। पूरे वर्ल्ड की 80% GDP जिन देशों से मिलकर बनती है वो देश इसके मेंबर हैं, और 75% इंटरनेशनल ट्रेड इसके ये 20 देश करते हैं, और 60% देश की पॉपुलेशन अकेली G20 कंट्रीज के अंदर बसती है। इसका जो ये फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप है, फाइनेंस ट्रैक है, इसके अंदर G20 कंट्रीज के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो लोग मिलके मीटिंग्स करते हैं। कौन कौन देश इसके मेंबर है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि इंडिया और चाइना है, आसपास के पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये नहीं है। स्पेन इसका परमानेंट मेंबर तो है लेकिन एक नॉन मेंबर है, इन्विटी है, बस इनकी मीटिंग्स में बैठता है, बट वैसे कोई मेंबर नहीं है स्पेन इसका। ठीक है, तो ये G20 के बारे में बात थी जिसके बारे में हमने बातें की। अभी सेबी ने गाइडलाइंस इशू की है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को लेके। ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कौन होते हैं? ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कौन होते हैं? देखो, आपको जब कोई बॉन्ड खरीदना होता है तो आप जिस प्लेटफॉर्म से खरीदते हो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही हम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं सेबी के पास, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं है। उन नॉन रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है सेबी ने कि अगर आपको इस तरीके से बॉन्ड की खरीद या बेच करानी है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपको पहले खुद को हमारे पास रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। क्या कहा गया है सेबी के द्वारा? जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, इसने OBPP के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। कौन होते हैं OBPP? ऐसे ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का मतलब होता है कोई भी वो पर्सन जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमको प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से हम बॉन्ड खरीद सकते हैं। OBP ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, यानी सेबी के अंडर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। एक अपने आप ही अपना सा एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म किसी ने बना लिया, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक बना लिया, और जिसके माध्यम से आप बॉन्ड खरीद रहे हो और बॉन्ड्स को यानी डेट सिक्योरिटीज को आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, जो सेफ नहीं है क्योंकि वो जितने प्लेटफॉर्म है वो अनरजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है। सेबी उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं कर रहा है अभी, तो सेबी ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। क्या कहा है कि आपको अपने यहाँ पे रजिस्टर करने की जरूरत है, हमारे पास खुद को आपको रजिस्टर करने की जरूरत है, रजिस्टर देमसेल्फ। दूसरा कहा है कि आप इन्वेस्टर्स के लिए या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो बॉन्ड मार्केट को बॉन्ड मार्केट को जो एक्सेस कर रहे हैं ये उनके साथ धोखाधड़ी माना जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर विल नॉट यूटिलाइज द नेम, ब्रांड नेम और एनी नेम रिजेंबलिंग दैट ऑफ ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म। मान लीजिए जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है, ये तो रजिस्टर्ड है। मान लीजिए किसी ने ऐसे ही NSEC कुछ इस तरह बना दिया, अब आपको वैसा रिजेंबलेंस मिल रहा है। कई तो NSE को और NSCC को सेम ही समझेंगे, जैसे वाजीराम और बाजीराव। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, वाजीराम और बाजीराव ये दो अलग इंस्टीट्यूट है लेकिन दोनों एक जैसे से रिजेंबलेंस है। तो यहाँ पे सेबी ने ये कहा है कि आप एक जैसे रिजेंबलेंस वाले नाम भी नहीं रखोगे, ना उनका लोगो यूज करोगे, ना उनका आइकन यूज करोगे वैसा दिखने वाला। ठीक है, दिस कम्स आफ्टर, ये सेबी ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। ठीक है, दे आर ऑफरिंग अनलिस्टेड बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स ऑफर कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं जो लिस्टेड है ही नहीं, मतलब नकली सी कंपनियां हैं जो लिस्टेड ही नहीं है, उनके बॉन्ड्स भी मार्केट में बेचे जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे लिंक्स दिया जा रहा है कि आप इस पे क्लिक करें और बॉन्ड खरीदे जाएंगे, तो ये एक फ्रॉड है। सच प्रैक्टिसेस जो है वो रेगुलेशंस के अंडर आई है। फरवरी 2023 में सेबी ने टाइमलाइन बढ़ा दिया है कि आप अपने आप इनको या तो रजिस्टर करा लो, अदरवाइज हम लोग इनको बैन करेंगे।
तो ये सेबी ने ये बातें बोली है। इसके बाद यूनियन बैंक ने 4 नई डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च की है, विमेन के लिए, पेंशनर्स के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। यूनियन बैंक ने कौन कौन सी 4 स्कीम लॉन्च की है? सबसे पहली है यूनियन उन्नति, दिस इज फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो महिलाएं वर्किंग है, प्रोफेशनल है, एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए यूनियन उन्नति नाम की डिपॉजिट स्कीम है। इसमें क्या कहा है महिलाओं को कि जो भी ये डिपॉजिट स्कीम करवाएगा उनको फ्री कैंसर केयर कवरेज मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा, लोन इंटरेस्ट रेट में कंसेशन मिलेगा, रिटेन लोन प्रोसेसिंग चार्ज आपको कम मिलेंगे और सर्विस चार्ज भी आपके कम से कम लगेंगे। अगली है यूनियन समृद्धि, ये विमेन को एम्पावर करने के लिए है, जिनमें उनको सेफ और कन्वीनियंट सेविंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। ठीक है, यूनियन उन्नति वाले सिमिलर बेनिफिट इसमें भी मिलेंगे। उसके बाद है यूनियन सम्मान, ये पेंशनर्स के लिए है। जो पेंशनर्स हैं, जो सेविंग अकाउंट के पेंशनर्स हैं, उनके अंदर मतलब उनको यूनियन सम्मान स्कीम के अंदर फायदा मिलेगा। डोर स्टेप बैंकिंग उनको मिल जाएगी, एक्सीडेंटल कवर मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल जाएगा, फ्री हेल्थ चेकअप्स उन बुजुर्ग लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद यूनियन SBCHS, ये एक स्कीम है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए है। ठीक है, उनको अगर लोन चाहिए तो कंसेशनल रेट्स पे उनको लोन मिल जाएगा, होम लोन, व्हीकल लोन उनको मिल जाएगा, एजुकेशनल लोन। ठीक है, फ्लैट ओनर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये बातें कही गई है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो कौन से बैंक की बात हो रही है? ये यूनियन बैंक ने 4 स्कीम लॉन्च की है। उसके बाद यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो 11 नवंबर 1990 को इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। MD और CEO का नाम है A मनी मेखलाई। ठीक है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट न्यूज क्या है? NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज ने नया आइडेंटिटी गिफ्ट निफ्टी को दिया है, न्यू आइडेंटिटी गिफ्ट निफ्टी को दिया है। ये क्या है समझो। NSE आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज क्या है? देखो, गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, IFSC है, गांधीनगर गुजरात में, जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे आप सारे स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हो। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना खुद का इंटरनेशनल एक्सचेंज वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवाया है गुजरात गांधीनगर के अंदर, जिसको हम NSE IX बोल रहे हैं, यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज बोल रहे हैं। ये इसने क्या किया है? इसने क्या किया है, जो SGX निफ्टी था, सिंगापुर का जो SGX निफ्टी था, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो UKU स्टॉक जो है वो गिफ्ट निफ्टी के नाम से ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी अब इसको एक ब्रांड आइडेंटिटी मिल गई है। जो चेयरमैन है IFSC के, कौन है? इंजेटी श्रीनिवास, इसको याद रखोगे। इंजेटी श्रीनिवास IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के चेयरमैन है। ठीक है, और MD और CEO है आशीष कुमार चौहान। ठीक, NSE के MD और CEO है आशीष कुमार चौहान। इन दोनों ने मिलके ये काम किया है। ठीक है, की हाइलाइट्स क्या बता रही है? जो गिफ्ट निफ्टी है वो अब एक न्यू आइडेंटिटी SGX निफ्टी को मिल गई है। सिंगापुर निफ्टी का एक नई पहचान मिल गई है गिफ्ट निफ्टी के नाम की। जितने भी स्टॉक्स इसके अंदर थे वो सारे स्टॉक्स वहां पे ट्रांसफर हो गए हैं, और ये सारा ट्रांसफर 3 जुलाई 2023 को हो जाएगा। ठीक है, और US डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर एक्सक्लूसिवली रूप से सिर्फ डॉलर डेरिवेटिव्स इसके अंदर आएंगे। जितनी भी पोजीशंस SGX निफ्टी की थी वो सारी की सारी अब गिफ्ट निफ्टी में ट्रांसफर हो जाएगी, और SGX निफ्टी को 30 जून 2023 से सस्पेंड कर दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और उसकी जगह अब गिफ्ट निफ्टी आपको दिखने लगेगा। तो SGX निफ्टी को एक नई पहचान मिल गई है गिफ्ट निफ्टी के नाम की। इतनी सी न्यूज थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 1992 में इसका फाउंडेशन हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, MD और CEO आशीष कुमार चौहान है। ठीक है, RBI ने 4 दिन का रेपो रेट ऑक्शन 75,000 करोड़ का ये जारी किया है। जब कभी भी RBI को ऐसा लगता है कि बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी की कमी है, जब कभी भी RBI को ऐसा लगता है कि बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी की कमी है, तो RBI क्या करता है? RBI ये कहता है ये 75,000 करोड़ जो है वो हमारे पास है, RBI मार्केट में यानी बैंक्स के पास वो दे रहा है, और बदले में उनको कह रहा है तुम अपनी सिक्योरिटीज मुझे दे दो, तुम कोलेट्रल मुझे दे दो। ठीक है, और आपको मैं एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये 75,000 करोड़ दे दूंगा, और ये कुछ समय के बाद आपको अपनी सिक्योरिटीज वापस खरीद लेनी है और ये पैसा मुझे वापस दे देना है। ठीक है, इसको कहते हैं रेपो यानी रीपरचेज ऑप्शन।
रीपरचेज ऑप्शन, कि हम आपको ये सिक्योरिटीज रीपरचेज करने का ऑप्शन देंगे। अभी तो आप ये हमें बेच दो 75,000 करोड़ में, ये पैसा आप ले लीजिए, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी की कमी हो रही है उसको पूरा कीजिए, पर जब सब कुछ सही हो जाएगा तब आप विद इंटरेस्ट ये पैसा वापस करना और अपनी सिक्योरिटीज रीपरचेज कर लेना। तो ऐसा आरबीआई ने पहली बार नहीं किया, पहले भी आरबीआई ने ऐसा किया। अभी 4 दिन के लिए ये ऑक्शनिंग शुरू किया है, ठीक है। 23 जून से ये ऑक्शनिंग शुरू हो रही है। आरबीआई यूजुअली ऐसा करता रहता है, पहले भी उन्होंने 75,695 करोड़ के इसी तरीके से फंड जो है वो मार्केट में डाले थे। फंड जो है वो 6.51% रेट पर मिलेंगे बैंक्स को, इतने ब्याज दर उनको देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक्स ड्रू फंड्स एग्रीगेटेड, बैंक जो है इतना फंड इस रेट पर उठाएगा, ठीक। नोटिफाइड अमाउंट 50,000 करोड़ है, पर बैंक को भी इतना पैसा मिलेगा, ये बात कही जा रही है। कुल मिला के आपको ये याद नहीं रखना है कितना पैसा किस रेट पे, आपको बस ये बात याद रखनी है कि रेपो ऑक्शन होता क्या है, रीपरचेज ऑक्शन होता है ये, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप आज ये पैसा ले लीजिए ताकि मुझसे पैसा लो, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोन बांटो, उससे डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है, और इससे देश की तरक्की होगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। अभी आपको क्वेश्चन ये बताना है कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, ठीक है, एक तो इसकी लोकेशन कहाँ है, दूसरा इसका चेयरमैन कौन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बताना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है, यानी एमडी और सीईओ कौन है, ठीक है, ये बताना है और इसकी फाउंडेशन डेट बतानी है। तो 4 क्वेश्चन आपको आज के दिन मिल रहे हैं इस सीरीज से। बहुत सारी न्यूज इस हफ्ते में नहीं थी, जो थी हमने कवर की। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले हफ्ते इन न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।